मेरा नाम राधा है। मेरी शादी विनोद से हुई थी जब मैं 20 साल की थी। वह मुझसे उम्र में ठीक 20 साल बड़ा था। जब मैंने पहली बार उसे देखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी। उसकी उम्र और उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर की किसी अस्वीकार्य भावना को जगा देता था। मुझे उस पर गुस्सा आता था। हर बार जब वह मुझसे बात करता या मेरी ओर देखता, मुझे भीतर से कुछ चुप महसूस होता था। शादी के समय मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगी जो मेरी उम्र का हो, मेरे जैसा हो और जिसके साथ मैं खुश रह सकूं, पर ऐसा नहीं हुआ। शादी एक सौदा बन गई थी, एक बंधन जिसमें मैं खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। विनोद मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी उम्र मेरे मन में एक दीवार खड़ी कर देती थी। वो उम्र में इतना बड़ा था कि उसकी आंखों में मुझे अपने जीवन के सारे सपने टूटते हुए नजर आते थे। विनोद को मेरी खूबसूरती बहुत पसंद थी। अक्सर वह मेरी सुंदरता की तारीफ करता था, पर मुझे उसकी तारीफों से भी गुस्सा आता था। उसकी तारीफों में एक असहजता थी, जैसे वह सिर्फ बाहरी दिखावे पर फिदा हो और मेरे मन मेरी भावनाओं को समझने में पूरी तरह असमर्थ हो। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि हम दोनों अलग बिस्तरों पर सोएंगे। वह इस बात को मान भी गया, लेकिन उसकी आंखों में जो निराशा थी वह मुझे और भी बेचैन कर देती थी। शादी के बाद मैंने विनोद को कभी अपने करीब नहीं आने दिया। वह चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करता, मेरी दीवारें इतनी मजबूत थी कि उसे पास आने का कोई मौका नहीं मिलता। हर रात वह मुझसे दूरी बनाए सोता और मैं भी इस दूरी में सुकून पाती। मुझे लगा था कि शायद यही मेरा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसमें भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस होने लगा। ये खालीपन सिर्फ भावनाओं का नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी किसी की नजदीकी चाहती थी, किसी का प्यार, किसी का साथ। पर समस्या ये थी कि वह इंसान विनोद नहीं था। मैं अपने बूढ़े पति से संबंध बनाना नहीं चाहती थी और ये बात मुझे अंदर से कचोट रहती थी। विनोद मेरे जीवन में था, पर वो मेरे मन में नहीं था। मैं अकेले अपनी जिंदगी काट रही थी कि तभी अचानक से एक दिन मेरे जेठ जी का लड़का यानी मेरा भतीजा हमारे घर आ गया। उसका नाम अमन था। मैं अमन को पहली बार देख रही थी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब भी वह किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था। अमन घर आते ही सबसे मिलने लगा और फिर मुझे भी गले लगाया। पर जैसे ही अमन ने मुझसे बात करने की कोशिश की, वैसे ही मेरे पति गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। माहौल में काफी गर्मा गर्मी सी हो गई थी। इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने अमन से पूछा, अरे अमन, अचानक से घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैंने इतना पूछा था कि तभी पीछे से मेरी सांस की आवाज आई। घर आने का कारण पूछने वाली तुम होती कौन हो? मेरे बेटे का बेटा है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मैंने सासू माँ से कहा कि आप हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि वो हमारी शादी में भी नहीं आया था, तो अचानक उसे समय कैसे मिल गया? तो इस पर अमन बोला, दादी जी, चाची ने मुझसे एक साधारण सा सवाल किया था, उन पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आया हूँ, सब लोग खुश रहो और ये लड़ाई झगड़े बंद करो। फिर अमन बोला, चाची जी, आपकी शादी में मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे, मैं इसीलिए नहीं आ पाया था, पर मैं दिल से चाहता था कि मैं आपकी शादी में आऊं। अफसोस ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब मैं आप आ गया हूं तो चाची जी से सारा लाड प्यार करवा के ही जाऊंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तब यहाँ से जाने की सोचूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। पर अमन यहाँ कब तक रहेगा, यह तो मैंने उससे पूछा ही नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से सासू माँ मुझ पर भड़क रही थी तो आगे कोई सवाल करने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। कुछ देर बाद अमन फ्रेश होकर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। मैं नाश्ते की ट्रे लेकर अमन के पास जा ही रही थी कि अचानक से मेरा फिसला और मेरे हाथ से ट्रे छूटकर अमन के ऊपर जा गिरी। अब तो मेरी सासू माँ बहुत भड़क गई थी। वह बोली तुरंत कि तुरंत अमन के कपड़े साफ कर, पता नहीं किस जम का बदला ले रही है। उससे की पूरी ट्रे ही उस पर गिरा दी। मेरे पति उस समय घर पर नहीं थे, वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए तुरंत किचन में गई
और किचन साफ करने वाला कपड़ा उठा लाई। मैंने सासू माँ से पूछा कि क्या मैं ही अमन के कपड़े साफ करूं? वह बोली, जब सारा सत्यानाश तू ही करती है तो साफ भी तो तू ही करेगी ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अमन कुछ नहीं बोल रहा था और खुद से अपने कपड़े साफ करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, पर मुझे उसके कपड़े पूछते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि नाश्ता ऐसी जगह गिरा था जहां मुझे उसे छूने में शर्म आ रही थी। पर जब उसने खुद से साफ करने की कोशिश ही नहीं की तो मैं समझ गई कि अमन भी यही चाहता है कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं। तभी अमन मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और एक एक करके बारीकियों से बताने लगा कि कैसे मुझे उसके कपड़े साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी तभी अचानक से मेरे पति वहां आ गए और वहां दरवाजे से ही मुझ पर चिल्लाए, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या ये लड़का इतना भी समझदार नहीं है कि खुद से अपना पैंट साफ कर ले? मैंने कहा, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूँ। ये सुन विनोद यानी कि मेरे पति ने मेरी सासू माँ से कहा, माँ आप भी हद करती हो। अमन अब कोई बच्चा नहीं रहा जो आप ये सब काम भी मेरी पत्नी से करवा रही हो। और अमन तुम भी बड़े मजे से चाची से ये सब करवा रहे, क्या तुम्हें भी शर्म नहीं है? जो हुआ वो अनजाने में हुआ, राधा ने जानबूझकर ट्रे नहीं गिराई होगी और आगे से वह किसी भी पराये मर्द के काम नहीं करेगी। ये कहकर विनोद ने मेरे हाथ से कपड़ा लिया और वहां से चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। अमन भी मेरे पीछे पीछे आया और हाथ धोने लगा। वह कुछ बड़बड़ा रहा था जिसके कारण वह थोड़ा उदास लगने लगा था। वो और जोर से बड़बड़ा लगा कि मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊंगा। मैंने ये सुन लिया था और मैं उसके पास जाकर बोली, अमन तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी घर जाने की बातें क्यों कर रहे हो? अमन बोला, आपने अभी देखा है ना कि चाचा जी ने किस तरीके से मुझसे बात की है। चाचा जी मुझे पराया समझते हैं और शायद आप भी मुझे पराया समझती होंगी, तो फिर मैं पराये लोगों के बीच क्यों रहूं? मैं तो यहाँ अपनी नई चाची से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में चाची का प्यार है ही नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ खींचकर उसे बिल्कुल अपनी ओर खींच लिया। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। उसे हटाते हुए मैंने कहा, सॉरी अमन, मैंने गलती से तुम्हें खींच लिया। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम विनोद की बातों का बुरा नहीं मानो, असल में मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वो सिर्फ मेरी खूबसूरती के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने आज तक उसको खुद को छूने तक नहीं दिया है और तुम्हारे पैट पर गिरी चाय भी मैं साफ कर देती, पर तब तक विनोद आकर चिल्लाने लगे, अब अगर तुम्हें मुझसे लाड चाहिए तो यही रुक जाओ, अब तुम खुद समझो कि क्या फैसला करना है। मेरी बात सुनकर अमन बोला, चाची जी सच कहूं तो मुझे चाचा जी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, पर आपने मेरा सारा गुस्सा शांत कर दिया। मैं सिर्फ आपके लिए ही यहाँ रुक रहा हूँ। ये कहकर अमन ने मुझे गले से लगा लिया। अमन की ये छोटी छोटी हरकतें मेरे मन पर कुछ असर डालने लगी थी और देखते ही देखते उसे घर आए 5 दिन भी हो गए थे। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह विनोद उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। मेरे पति का एक जनरल स्टोर था और वह अमन को बोरियत से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाते थे, पर अमन के आने से घर में काम काफी बढ़ गया था और यह सारा बोझ मेरे सिर ही आ गया था, क्योंकि सासू माँ तो सारा दिन मंदिर में ही गुजार देती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी कम थी कि हम किसी नौकरानी को नहीं रख सकते थे। मेरे पूरे घर का खर्चा सिर्फ उनकी दुकान की कमाई पर चलता था। घर का काम निपटा हुए मैं अपनी सोच में डूबी रहती थी। एक और अमन की उपस्थिति ने मेरे दिल में कुछ नई भावनाएं जगाई थी। वहीं दूसरी ओर मैं अपने घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। अमन की छोटी छोटी हरकतें और उसके हंसी मजाक ने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि मैं अब अकेली नहीं थी। वो अक्सर मेरी मदद करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नजरों में जो अपनापन था वह कुछ अलग ही था। हर बार जब वह मुझे गले लगाता मेरी धड़कन तेज हो जाती थी। साथ बिताए हर पल में एक अजीब सी नजदीकी महसूस होने लगी थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि विनोद, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते, हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश होती है और अब तो एक सदस्य और बढ़ गया है। सामा भी मेरी कोई मदद नहीं करती, तो अब आप ही
बताओ कि मैं अकेले सारा काम कैसे करूं। बाहर खड़े होकर सासू माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वह तुरंत कमरे में आई और बोली, क्या अब तू ये चाहती है कि मैं इतने बुढ़ापे में काम करूं? और तू मेरे बेटे के कान क्यों भर रही है? जो बोलना है मुझसे बोल। फिर मेरे और सासू माँ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। विनोद ने हम दोनों को शांत किया और बोला, अब माँ काम नहीं कर सकती और मैं घर में नौकरानी नहीं रख सकता, तो जिस व्यक्ति की वजह से काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। विनोद ने कहा, अमन अब से दुकान पर नहीं जाएगा, वह यहीं रहकर राधा की मदद करेगा। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भतीजे को मेरे साथ घर में अकेले छोड़ने का फैसला सुनाया था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और उनके फैसले को मान लिया। अगले दिन से अमन मेरे साथ रहने लगा और सारे कामों में मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और विनोद दुकान चले जाया करते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती थी। अमन भी मेरे साथ बैठकर ही नाश्ता करता था। सासू माँ और विनोद के जाने के बाद अमन कुछ अजीब हरकतें करने लगता था और जब तक ये लोग घर में होते थे तब तक अमन मुझसे दूरी बना के रखता था। सबके जाने के बाद वह मेरे करीब आने लगता था, पर अच्छी बात ये थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी, जिससे अमन डर के थोड़ा सा अलग हो जाता था। सबके जाने के बाद वह मुझसे अपने पर्सनल काम करवाता था, जैसे उसकी पीठ पर साबुन लगाना, उसके कपड़े निकाल कर रखना। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझे यह तक बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी या किस तरह का ब्लाउज पहनना चाहिए, जबकि मैं उसको नजरअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन मैं सुबह से ही गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख दिया। कुछ देर बाद अमन दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही कसा हुआ था। आज मैंने ध्यान दिया था कि वह एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़का है। कमरे में आते ही वो उछलने लगा और बोला, चाची जी मेरा ये जल गया है। मुझे पता था कि मैं उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख के आई थी, लेकिन नहाने की शुरुआत में कोई अपनी उस जगह पानी डालता है क्या? वह फिर से बोला, चाची जी कोई क्रीम हो तो प्लीज लगा दो, मुझे बहुत जल रहा है। और इतना कहते हुए मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ जलन हो रही है? तो उसने अपने जांघ की तरफ इशारा किया तो मैं थोड़ी घबरा सी गई। मैंने सोचा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बाथरूम में इतना गर्म पानी रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उससे भी तो ये देख लेना चाहिए था कि पानी ज्यादा गर्म है या ठंडा। उस समय लाज और डर की वजह से मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलिया हटाना शुरू किया। उसका पैर घुटने के ऊपर तक जला हुआ था। उस जवान लड़के को यूं छूने में मुझे बहुत लाज आ रही थी। तौलिया हटाने से पहले मैंने अमन की तरफ एक नजर डाली। उसकी शैतानी नजरें देखकर मैं वहां से हट गई और मैंने उससे कहा, अमन तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा नाटक है ना? इस पर वह बोला, चाची मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए गर्म पानी रखा था? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना पानी देखे नहाने बैठ जाऊं। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी चाची के साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। अमन की ये बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, चाची मैं आपको कैसा लगता हूँ? उसका सवाल मुझे काफी अजीब सा लगा। मैंने कहा, अमन ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चाचा जी से कर दूंगी और वह तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से तुम्हें घर से निकाल देंगे। अमन बोला, चाचा जी मुझे घर से नहीं निकाल सकते। अमन की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। वो मेरे इतना करीब आ चुका था जितना करीब मेरे पति भी कभी नहीं आए होंगे। अमन की वजह से मेरी ताकत बहुत कम होती जा रही थी और तब तक उसने मेरे कानों में प्रेम भरे शब्द बोलने शुरू कर दिए। अब मैं निढाल होती जा रही थी। अमन की हरकतों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां मैं खुद को बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। उसके प्रेम भरे शब्द और उसका मेरे करीब आना, तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आई, बहू बाहर आओ। आज जिंदगी में पहली बार मुझे सासू माँ की आवाज बहुत मीठी और सुकून वाली लगी थी।
क्योंकि इसी आवाज की वजह से मैं अमन के चंगुल से छूट पाई थी। सासू माँ की आवाज सुनते ही अमन ने मुझे छोड़ दिया था। एक बार विनोद घर आए तो मैंने तय किया कि मैं उससे अमन की शिकायत जरूर करूंगी। रात को सोने से पहले विनोद ने मुझसे पूछा कि अब तो तुम्हारे काम का बोझ काफी कम हो गया होगा, अमन तुम्हारी मदद तो करता है ना। मैं विनोद से कुछ कहने वाली ही थी कि तभी अमन हमारे कमरे में आ गया और विनोद से पूछने लगा कि चाचा जी, आप छोटे बच्चे की तरह दूध क्यों पी रहे हो। इस पर मैं बोली कि तुम्हारे चाचा जी को कैल्शियम की कमी है, इसीलिए वो रोज रात को दूध जीते हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? ये रात का समय हम दोनों पति पत्नी के लिए है, तुम हमारे बीच मत आओ। कमरे की लाइट बंद कर दो और यहाँ से जाओ। इतना कहकर मैंने अमन को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी अभी जो मैंने पति पत्नी के प्रेम के बारे में कहा था, उसे विनोद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो मुझे बहुत प्यार से देखने लगा था। मैं उसके पास जाकर बहुत प्यार से उसको दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते विनोद ने मेरी गोद में ही सो गए। दूसरे दिन सुबह ही उठकर मैं किचन में जा रही थी कि तभी अचानक से अमन ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसकी ये घटिया हरकत देखकर मैंने कहा, अमन ये क्या बदतमीजी है? अगले 5 सेकंड में अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा, जी को बुला लूंगी। अमन बोला, चाची तुम माइक लेकर भी बुला लो। तब भी चाचा जी नहीं उठने वाले, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें नींद की दवा मिला हुआ दूध जो पिलाया था, इसीलिए वो नहीं उठने वाले। अमन की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने अपने मोबाइल में मुझे एक वीडियो दिखाया और बोला, ये देखो चाची जी, मैंने तुमको दूध में नींद की दवा मिलाते देख लिया है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हारी और भी हरकतों के वीडियो बनाए हैं। और अगर चाचा जी ने ये सारी वीडियो देख ली तो आपका क्या होगा? ये कहकर वह अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। विनोद मेरे पास ना आए, इसीलिए मैं चुपके से उनके दूध में नींद की दवा मिला देती थी। उस वीडियो को दिखाकर अमन मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और इसी बहाने मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा था। अमन को मैं अच्छा समझती थी, पर वह तो बहुत ही चालाक था। अब अमन से मीठी मीठी बातें करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और बोली, अरे अमन, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। और आज देखो कितना अच्छा मौका मिल गया है। मैं उससे इतने प्यार से बातें कर रही थी कि उसे मेरी बातों पर यकीन हो गया था। वह बोला, चाची जी मुझे भी बच्चों की तरह दूध पीना है, क्या आप मुझे भी बच्चों की तरह दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और इतना कहकर मैंने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध पीते वक्त जब अमन ने मुझे इधर उधर छूना शुरू किया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और करीब खींच लिया। अमन, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। वह हंसते हुए बोला, अरे चाची जी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ मैं जानती थी कि अगर मैंने विनोद को इस बारे में बताया तो वो शायद मुझे ही गलत समझेगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये मजाक नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मेरी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे कुछ वीडियो बना कर रखे हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वह जानता था कि वह मुझे डराने में सफल हो रहा है। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन विनोद फिर से अमन को अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे, पर मुझे अमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसने गलती से भी विनोद के सामने ने मुंह खोल दिया तो मेरे ऊपर आफत आ जाएगी। उन दोनों की दुकान पर जाने के कुछ समय बाद ही मैं भी हमारे दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि मुझे अमन पर नजर रखनी थी। जब मैं दुकान में पहुंची तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा, तो मैं दुकान के अंदर तक चली गई। अंदर मुझे एक तहखाना दिखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। सीढ़ी न होने के कारण मैं अंदर नहीं जा पा रही थी, इसीलिए मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से मुझे विनोद और अमन की आवाज सुनाई दी। विनोद अमन से पूछ रहा था कि आखिर कब तक होश आएगा, जल्दी से इसका इलाज कर।
और अपने पैसे लेकर इस लड़की के साथ यहाँ से निकल जा। मैंने सोचा ये लोग कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। तभी मैंने अमन को बोलते सुना। वो विनोद से पूछ रहा था कि तू इस लड़की का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है, और ये लड़की है कौन। उसके सवाल पर विनोद ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। अमन ने मेरे बारे में मेरे पति से कुछ कहा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था। तभी मुझे अंदर से उनके बाहर निकलने की आवाज आने लगी। मैं तुरंत दुकान से घर की तरफ भागी और घर पहुंचते ही मैंने प्लान बनाया कि रात में विनोद को नींद की दवा दए बिना मैं अमन के कमरे में जाऊंगी और अमन पर मेरे साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाऊंगी। इस सब के बाद विनोद अमन को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। शाम को जब विनोद घर आए तो मैंने उनको सासू माँ के कमरे में जाते हुए देखा। उनके कम में जाते वक्त मुझे विनोद के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो अंदर गया तो मैं दरवाजे पर कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। विनोद माँ से कह रहा था, माँ तुम मुझे दिन भर से इतने कॉल क्यों कर रही हो, ऐसा कौन सा भूकंप आ गया है। सासू माँ बोली, अब इसे भूकंप नहीं तो और क्या कहेंगे कि तेरी शादी को पूरा 1 महीना होने वाला है, पर तेरी बीवी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। तू मर्द है या फिर कुछ और, अगर वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। सासू माँ कुछ बोलती तभी पीछे से अमन ने चाची कहकर आवाज दी। अमन की आवाज सुनकर सासू माँ चुप हो गई। अपने प्लान के मुताबिक मैंने रात को विनोद को नींद की दवा नहीं दी और जैसे ही विनोद सोने गए वैसे ही मैं अमन के कमरे में चली गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। मैंने उससे कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मैं निभा रही हूँ, अब मैं तुम्हारी हूँ। जैसे ही अमन मेरे करीब आने लगा वैसे ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ कोई तो बचाओ। मेरी आवाज सुनकर विनोद भागता हुआ वहां आया। तब मैंने विनोद से कहा कि देखो, तुम्हारे भतीजे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसको तुरंत घर से बाहर निकाल दो। विनोद मेरे करीब आए और मुझे एक थप्पड़ लगाया और बोला, अमन ने मुझे दोपहर में सब बता दिया था। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे नींद की दवाइयाँ दे रही हो। अब मैं और अमन दोनों ही तुम पर प्यार की बारिश करेंगे। ऐसा कहते ही वह दोनों मुझ पर टूट पड़े। तभी बाहर से पुलिसमैन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस कमरे के अंदर आ गई। मुझे पहले से ही अमन पर शक था। उस शाम को सासू माँ और मेरे पति की बातें सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई थी कि वे दोनों मुझे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करके मुझसे कौन सा फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि इस घर में मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने उन दोनों बदमाशों और सासू माँ को गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं पुलिस के साथ हमारी दुकान पर पहुंच गई और वहां हमें एक सोई हुई लड़की मिली और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। मैंने जैसे ही उस लड़की के शरीर से कंबल हटाया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी डॉक्टर बहन थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो कोमा में है। विनोद मेरी बहन का पति था। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही विनोद ने आरोप लगाया था कि मेरी बहन भाग गई है। बड़ी बहन के भागने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कहते हुए विनोद ने मेरे पिता से मेरी मांग की थी। जब पुलिस ने विनोद का बयान दर्ज किया तो पता चला कि उस बदमाश पुड़िया ने मेरे पिता की जायदाद हड़पने के लिए मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन उसने ये कहकर उन बदमाशों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ और सारी संपत्ति मेरी छोटी बहन के नाम पर है। अमन एक छोटे से गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर था, जिसे मेरी बहन के इलाज के लिए लाया गया था, और यह इन तीनों की मिली भगत थी। उन तीनों अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और इस तरह मेरी बहन और मेरी जान बच गई। मेरी बहन का सही इलाज और विनोद तथा अमन की सजा ने हमें ये सिखाया कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। मैंने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित करने का निर्णय लिया। मैंने अपने गांव में एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना था। हमने कार्यशालाएं आयोजित की जहां महिलाओं को आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। मैंने देखा कि जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं तो वे
बहुत मजबूत बनती है। धीरे धीरे मेरी संस्था ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। मैंने अपने अनुभवों को साझा किया ताकि अन्य महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।